शिहाब रवि जी सर। आप राजस्थान से हैं? जी सर। राजस्थान के 3 सोशल इश्यूज क्या है? सर पहला मुद्दा बाल विवाह की समस्या को लेकर है। राजस्थान में भारत की सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान में होते हैं। दूसरा मुद्दा सर महिलाओं की साक्षरता को है। दुर्भाग्य से राजस्थान स्टेट की महिला साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम है, 52% महिलाएं साक्षर है। और तीसरा मुद्दा सर जो महिलाओं की एजुकेशन को लेकर है, वहां पर महिलाओं की जो शिक्षा है वहां पर काफी पिछड़ापन विद्यमान है। बिल्कुल ठीक है। जो पहली समस्या आपने बताया वहां पे चाइल्ड मैरिज, अभी थोड़े दिन पहले विगत 2-3 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था न्यूज पर कि वहां के मंत्री और वहां के प्रशासनिक अधिकारी खुद एक मैरिज पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और जिसमें एक बच्चे का विवाह चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि इस समस्या को दूर किया जा सकता है, और इस समस्या को दूर ना होने के पीछे कारण क्या है? सर बाल विवाह की समस्या एक बहुआयामी समस्या है। जहां तक मंत्री जी के शामिल होने का सवाल है, वहां पर शायद वो अज्ञानतावश इसमें गए होंगे, तो इस बारे में उनको पहले से कंफर्म करके जाना चाहिए था। दूसरा सर अगर समाधान की बात करें तो कई स्तरों की समस्या है, तो कई स्तरों के ही समाधान होंगे। पहला कि सर जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसका बिल्कुल अक्षरश क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। दूसरा आर्थिक आधार पर जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो खर्च कम हो रहा है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं को हमें और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी की एक योजना है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष से अधिक जो पिछड़ी वर्ग की बालिकाएं हैं उनकी शादी की जाती है, तो उसमें कुछ राशि 35,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। उसके अलावा सामाजिक स्तर पर हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा जिसमें लोगों को समझाना होगा कि बालिकाओं की शिक्षा उनके खुद के आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान के लिए अनिवार्य है। महिलाओं का जो शिक्षा दर है, महिलाओं की शिक्षा दर ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान की कितनी है? माफ कीजिए सर, इस डेटा को मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओवरऑल कितनी है? सर 52% महिलाएं साक्षर। ठीक है, तो इनकी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सर इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पहला कि जो स्कूलों की जो सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए। जिसमें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर सीएजी की रिपोर्ट थी कि राजस्थान में जो टॉयलेट है उनकी कमी बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा है, तो टॉयलेट के विकास निर्माण को गति दी जानी चाहिए। और दूसरा जो शिक्षकों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वो समाज के लोगों से बातचीत करें और उनकी बालिकाओं को स्कूलों में आने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा सर आर्थिक है, जिसमें मिड डे मील आदि जैसी योजनाओं को और अधिक सशक्त बनाना चाहिए। उसमें जो न्यूट्रिशन है उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है ताकि बालिकाएं स्कूल में आकर अच्छे से पोषण भी प्राप्त करें और शिक्षा भी प्राप्त करें। और तीसरा सर जो स्थानीय अधिकारी हैं जैसे सरपंच है, धार्मिक नेता हैं, उनके स्तर पर प्रशासन एक सक्रिय रूप से अंतरक्रिया करे, उनके साथ संवाद करे ताकि लोगों को समझाया जा सके। क्योंकि सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर अधिक सोचेंगे, तो एक प्रोग्रेसिव धार्मिक नेता अगर उनको समझाएगा तो वो अपनी बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आपके यहाँ राजस्थान में प्रायः देखने में आता है कि एक बार कांग्रेस सरकार बनाती है, कांग्रेस पार्टी, दूसरी बार भाजपा, पीरियडिकली बनती रहती है इनकी सरकारें, एक के बाद दूसरी। जी सर। कांग्रेस की सरकार अभी है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर सचिन पायलट में। क्या सर ये पार्टी का आंतरिक मामला दिख नजर आता है। सर कोई स्पष्ट रूप से कॉन्फ्लिक्ट किसी ने भी जाहिर नहीं किया है। शायद शक्ति को लेकर होगा कि जो बड़े स्तर पर जो पद होते हैं उनको लेकर खींचतान नजर आती है। उसके अलावा स्पष्टतः कोई कॉन्फ्लिक्ट सर अभी तक ना तो मीडिया में आया है, ना ही कोई भी कह सकता है कि किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर विद्यमान है। चुनना चाहेंगे मिस्टर गहलोत को या मिस्टर सचिन पायलट को? सर मैं मिस्टर गहलोत को चुनना चाहूंगा क्योंकि एक परिपक्व नेता है और उनके काम है जो मैं उनको करीबी से देखता रहा हूं। उनकी कई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना,
अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अलावा जयपुर मेट्रो का काम है, उसके अलावा अन्य कई स्तरों पर, शिक्षा के स्तर पर मिस्टर गहलोत ने अच्छे काम किए हैं। तो दोनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो दोनों राजनेता अच्छे हैं, लेकिन मैं मिस्टर गहलोत को चुनना चाहूंगा। और अगर हम आपसे कहें कि विजय राजेश सिंधिया की गवर्नमेंट और मिस्टर गहलोत की गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर परफॉर्म की है और क्यों, और आप किसको चुनना चाहेंगे? माफ कीजिए सर, क्या मैं प्रश्न दोबारा पूछ सकता हूँ सर? स्पष्ट से सुनाई नहीं दिया। सिंधिया सरकार, वसुंधरा राजे सिंधिया और गहलोत, हाँ जी सर। दोनों में से कौन बेहतर साबित हुआ है राजस्थान के लिए? सर दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर राज्य की उन्नति और विकास के लिए काम कर रही है, और दोनों सरकारों का मुख्य प्रयत्न यही रहता है कि जो संकीर्ण मुद्दे हैं उनको ना उठाया जाए और राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी सर एक को चुनना पड़े तो मैं गहलोत जी की सरकार को चुनना चाहूंगा, क्योंकि दोनों के स्तर पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन मुझे गहलोत जी के काम ज्यादा प्रभावी लगे हैं, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर। ओके मिस्टर वीर कुमार, एंड मिस्टर वीर, आप मेरे को बताएं, आपका हिंदी के टीचर वैकल्पिक विषय है? जी सर। तो वीर, आप हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? सर कुल मिलाकर 58 ध्वनियां स्वीकार की गई है, जिसमें स्वर, व्यंजन और आयोगवाह ध्वनियां को हम मान सकते हैं। स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने हैं रवि कुमार जी, कितने वर्ण हैं? सर स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल मिलाकर 58 ध्वनियां हिंदी में स्वीकार की गई। ठीक है। और हमारा जो वर्णमाला है जिसमें स्वर जिसे हम कहते हैं काखा गाघा, इसमें एक शब्द काखा गाघा अंगा। जी सर। और फिर आता है चाछा जाछा इया। जी सर। अंगा और इया से बनने वाले दो शब्द बताएं। सर अंगा से बनता है गंगा और इया से बनता है चंचल। वाग्मय शब्द किससे बना है? माफ कीजिए सर, किस शब्द? वाग्मय, भारतीय चिंतन, जिस वाग्मय को चिंतन कहते हैं, वाग्मय में अंगा है या इया है? सर वाग्मय में अंगा है सर। और इया से बनने वाला दूसरा प्रमुख कोई शब्द बता सके? सर मंच शब्द है जिसमें इया का प्रयोग होता है। कौन सा? मंच। 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 ठीक है। जी सर। और हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ऋषि हम लिखते हैं री। जी सर। इसी से ऋतुएं भी लिखते हैं। जी सर। क्या वर्णमाला का हिस्सा है? जी सर, री स्वर का हिस्सा है सर। स्वर का हिस्सा है? जी सर। स्वर में मिलता तो नहीं है, आप पढ़ें, सारे स्वर पढ़ें। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। री वहां है? जी सर, इसको एक प्रकार से संस्कृत के हिंदीकरण में जब लिया गया था तो री को कई विद्वान स्वरों के स्तर पर रखते हैं और कई व्यंजनों के स्तर पर रखते हैं, लेकिन एक आम सहमति है कि री को भी स्वरों के अंदर माना जाता है। स्वर में तो आ ई उ ओ ए ए ओ औ अंग अह है। जी सर। री वहां है? जी सर, अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में कईयों में री को स्वरों के अंदर माना जाता है, लेकिन कईयों में स्वरों से बाहर माना जाता है। अच्छा। लेकिन सर वो तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करता है कि री को किस स्तर पर दिया जाएगा। एक और वर्ड आता है, शब्द है श्रृंगार, जो स्त्री से बना हुआ। स्त्री से बना हुआ। स्त्री में नीचे रा हुआ है और ये मूल वर्ण है श्रा। जी सर। ये श्रा शब्द वर्णमाला का हिस्सा है? जी सर, श्रेय शब्द है वो संयुक्त व्यंजन के तहत आता है सर। कहाँ आता है वो? तो शाखा छात्रांग आता है। शाखा नहीं सर, श्रेय पढ़े आप, शाखा पढ़े। माफ कीजिए सर, आवाज थोड़ी कट रही है तो मैं अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूँ सर। वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं
सरवता या सिपाही, और शाह से सल्जम, सा खा और खा खटकोण वाला खा, शाखा शाहा छत्रंग्या। वहां सा नहीं है। जी सर। कहाँ है सर? सर श्रेय को संयुक्त व्यंजन के तहत माना जाता है, मुख्य व्यंजन वर्णमाला में इसका स्थान नहीं है, लेकिन अभी भारत सरकार के जो नियमावली है उसके तहत श्रेय को एक संयुक्त व्यंजन के तहत स्वीकार किया गया है। ठीक है। आप निराला की निराला आपके पाठ्यक्रम में है? माफ कीजिए सर, मैं सुन नहीं पाया था सर, आवाज बीच में कट रही है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके पाठ्यक्रम में है? जी सर, सूर्यकांत त्रिपाठी की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता कविता है। ओके, राम की शक्ति पूजा में क्या उसका मुख्य कथानक क्या है? सर उसका मुख्य कथानक है कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है, जिसमें रावण ने अपनी आराधना के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया है और शक्ति रावण के पक्ष में है, लेकिन राम उससे जीत नहीं पा रहे हैं और बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके जामवंत सुझाव देते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना हो सिद्धि हो रघुनंदन। तो राम को सुझाव देते हैं कि शक्ति की अगर आप आराधना करेंगे तो आप नैतिक है, तो आपके साथ शक्ति जुड़कर और अधिक बल प्रदान करेगी और आप रावण को पराजित करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू मिस्टर रवि कुमार। राहुल थैंक यू सर। सर, मिस्टर रवि। जी सर। रवि, मुझे ये जानना है कि कई विभिन्न राजनीतिक दल और कई सामाजिक दल जो प्रेशर ग्रुप हैं देश के, वो मांग कर रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना की जाए, तो सरकार इसे क्यों नहीं कर रही है? सर सरकार की तरफ से कुछ तर्क दिए गए हैं, जिसमें ये था कि 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें भारत में जातियों की संख्या एक बार भी 40 लाख से ऊपर बताई गई थी, क्योंकि कई जातियों में अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। जैसे अगर मेरी सरनेम का बताएं तो उसको सिहाग, सियाग, शाग कई प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें कई प्रकार की जातियां उत्पन्न हो जाती है। दूसरा सर, अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि जाति की जनगणना कराई जाए। और तीसरा सरकार का ये तर्क है कि जातिगत जनगणना से समाज में वैमनस्य और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन सरकार ने ऐसा किया था, डेटा रिवील नहीं किया। जी सर, सरकार ने डेटा जो जाहिर नहीं किया उसमें हालांकि सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार ने शायद विभाजन की राजनीति को बचाने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया होगा। लेकिन राजनीति तो देश में उसी कास्ट के ही नाम पे हो रही है, और अगर ये कर ही देते हैं तो कौन सा विभाजन हो जाएगा? अगर मैं जान ही गया कि कौन सी जाति कितनी है, उससे क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी? सर इससे मुख्य समस्या जो आरक्षण को लेकर आंदोलन है, या फिर कई प्रकार के राजनीतिक दल है जो संकीर्ण राजनीति करते हैं किसी भी प्रकार के ग्रुप्स को लेकर, उस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम पुरानी पहचान आरक्षण को लेकर के क्या दिक्कत आएगी? सर कोई भी जाति है उसकी संख्या के आधार पर लोग ये पता कर पाएंगे कि इस जाति में कितनी पिछड़ापन है, किस प्रकार की ये जाति। तो ये तो अच्छा हो जाएगा रिजर्वेशन के लिए तो रवि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि और क्लियर हो जाएगा। भाई कोई जाति कम है तो उसे कम मिले, कोई जाति ज्यादा उसे ज्यादा मिले, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो होना ही चाहिए। रिजर्वेशन का आधार जब जाति ही है तो सरकार को प्रॉपरली काउंट करके और उनको देना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इस प्रकार में कोई समस्या नहीं आती कि अगर जो रिजर्वेशन है उसको तर्कसंगत रूप से बनाया जाए, लेकिन अगर एक सेंसिटिव मुद्दा है तो इसको बहुत ही समय दर समय को इसको जाहिर करना चाहिए और एक प्रकार से एक स्वतंत्र आयोग को नियुक्त करना चाहिए जो कि एक तृतीय पक्ष की निगरानी के आधार पर एक स्वतंत्र रूप से इस बारे में निर्णय लें। मणिपुर के इलेक्शन हुए हैं रवि, वहां कौन सी पार्टी की सरकार बनी है और कौन कौन सी पार्टी वहां पे कितनी कितनी सीटें पाई हैं? सर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन बाकी पार्टीज की सीटों के बारे में सर मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। सो सॉरी सर। कुछ एक दो पार्टियों का नाम बताइए मणिपुर की हैं। सॉरी सर, मैं इसके बारे में नागा पीस अकॉर्ड, नागा शांति समझौता हुआ था। जी सर। उसके कुछ पॉइंट्स बताइए, उसके जो मेन हाइलाइट्स थे वो बताइए। सॉरी सर, मैं
इसके बारे में ज्यादा अपडेट नहीं कर पाया हूँ सर खुद को। तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी के लिए कितने पार्लियामेंटेरियन की जरूरत है? सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। राजस्थान और बिहार की अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जी सर, ठीक है, तो एजुकेशन का मॉडल कौन सा स्टेट किसका ले कि वो थोड़ा बेहतर हो जाए, या दोनों बराबर हैं? सर बिहार के एजुकेशन मॉडल के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर, तो शायद इस प्रश्न को मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लिटरेरी रेट वहां पे कितना लिटरेरी रेट है, वो परसेंटेज बताइए। साक्षरता दर कितनी है बिहार? नहीं, माफ कीजिए सर, मुझे बिहार की साक्षरता दर के बारे में जानकारी नहीं। अच्छा ठीक है, तो और कुछ बताइए, किस बारे में आपसे कुछ पूछा जाए, कुछ आप सजेस्ट करिए। सर मैं कृषि में, सर मैंने कृषि कार्य किया है 3 साल, और मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, तो सर तो मुझे बस कृषि से तो मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ, खुद भी समझना चाहता हूँ कि सरकार एमएसपी को मैंडेटरी क्यों नहीं कर देती। ये मत कहिएगा कि सरकार को उसमें बहुत समस्या है, ये भी समझने वाली बात है कि सरकार ये बोल रही है कि कुछ थ्रेशोल्ड प्राइस होना चाहिए जिसपे कि वो एक सिक्योरिटी मिनिमम दे रही है एमएसपी। आप सहमत हैं? एमएसपी एक मिनिमम सिक्योरिटी दे रही है ना, रेट का एश्योरेंस दे रही है, तो फिर उन्हीं फसलों के लिए वो मैंडेटरी क्यों नहीं हो रही है? सर मिनिमम से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो एक आश्वासन है सर, वो एक प्रकार से अधिकार नहीं है। ये सरकार के आश्वासन है कि किसान अपनी डिस्ट्रेस पे ना बेच पाए। सर थ्रेश होल्ड करने पर सरकार का यही होगा कि उनके राजकोषीय वित्त पर प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तो उस आश्वासन का मतलब क्या हुआ? मैं वही तो आपसे यही अंतर मैं समझना चाह रहा हूँ कि फिर उस एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? सर जितने राज्य हैं वहां पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य चल रहा है, तो सर जब सरकार इसको बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये बयान आया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को बढ़ा नहीं रहे हैं, तो सर ये तो सरकार पर निर्भर करेगा कि वो इसको मैंडेटरी करती है या नहीं। वो सरकार के लोग जब इसको मानेंगे किसी नहीं, मैं समिति के ये द्वारा, जानना चाह रहा हूँ रवि, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी समझ से सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए? मैं ये उसमें वो जानना चाह रहा हूँ। सर इसको मैंडेटरी किया जा सकता है, लेकिन इसमें पीरियोडिकल रिव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वर्ष दर वर्ष किसी फसल की डिमांड और सप्लाई चक्र है वो भी प्रभावित ना हो, और जो हमारी एक्सपोर्ट है उस पर एमएसपी का कुछ प्रभाव पड़ता है वो भी प्रभावित ना हो। इसके अलावा सर एमएसपी को मैंडेटरी तभी किया जाना चाहिए जब सारी फसलों के स्तर पर इसको मैंडेटरी किया जाए। कुछ लिमिटेड फसलों के स्तर पर इसको मैंडेटरी कर देंगे तो एक प्रकार से फसल चक्र में फसल जो प्रतिरूप है उसमें विकृति पैदा हो सकती है। हाँ, अच्छा अच्छा, आप बता रहे हैं। अच्छा, राजस्थान में भूमि जो सुधार हुआ, जी सर। जरा कुछ एक दो प्रयास बताइए और कुछ एक दो एग्जाम्पल बताइए कि वहां पे ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। सर एक जो हमारे जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के स्तर पर वाटरशेड अप्रोच के द्वारा जो भूमि है उसमें वाटर टेबल को काफी ऊपर लाने में उन्होंने मदद पाई है। उसके अलावा अलवर में नीरू पंचायत और पानी पंचायत के स्तर पर अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा सर जो नॉर्थ राजस्थान है वहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने सुधार हुए हैं, और अभी ईस्टर्न स्तर पर ईसरदा बांध और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है वो अभी प्रोसेसिंग में है। थैंक यू।